Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 7, that is checksum error detection method from the unit Digital Communication System and Coding Methods, and from the subject Digital Communication System whose subject code is 22428. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें जो नॉलेज हमें ज़रूरी है वो है कंसेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, कंसेप्ट ऑफ एरर, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, हैमिंग वेट, और इसके बाद में जो एरर डिटेक्शन मेथड है उसमें से पैरिटी चेकिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस है। यानी ऑड नंबर ऑफ एरर्स अगर होती है तो पैरिटी चेकिंग काम कर सकता है, लेकिन इवन नंबर में अगर एरर्स होती है जैसे 2, 4, 6 जगह पे, तो पैरिटी चेकिंग काम नहीं कर सकता। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। द कोर्स आउटकम रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक इज एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करता है और यूनिट नंबर 1 का कोर्स आउटकम ये रेड लाइन में जो दिया है वही है। और एज दिस कोर्स आउटकम satisfies only PO number 1, PO 4, PO 6, PO 7. So we have mapped only 4 POs out of this 7 POs. और ये जो PSO है दैट इज़ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, ये भी हमारा ये जो CO नंबर 1 है वो सेटिस्फाई करता है। इसलिए लेकिन सेटिस्फेक्शन की जो लेवल है वो सिर्फ 1 है, यानी लो लेवल पे सेटिस्फाई करता है, और बाकी ये POs को वो हाई लेवल पे सेटिस्फाई करता है। इसके बाद में व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, मीन्स आज का टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ पैरिटी चेकिंग, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमें यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि पैरिटी चेकिंग की क्या डिसएडवांटेजेस है। जस्टिफाई द नीड ऑफ चेकसम मेथड, चेकसम मेथड क्यों यूज़ करनी चाहिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ चेकसम और पैरिटी चेकिंग, और लास्ट में डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ LRC एंड VRC विथ एग्जाम्पल। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चेक करना है। प्रैक्टिकल्स भी है इनके बेस पे, और कैसे VRC और LRC जनरेट होते हैं वो भी हम देख सकते हैं। नाउ चेकसम मेथड क्यों यूज़ की जाती है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पैरिटी चेकिंग 2 डायमेंशनल पैरिटी मेथड इज़ यूज। चेकसम मेथड ये अलग कुछ नहीं, ये भी पैरिटी चेकिंग का ही एक टाइप है, लेकिन पैरिटी चेकिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में था। यहाँ पे दोनों टाइप से हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग को ही चेकसम मेथड कहा गया है। ईच वर्ड टू बी ट्रांसमिटेड इज एडेड टू द प्रीवियसली सेंट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम वर्ड भेजते हैं, वर्ड का मतलब कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, जो भी हम 8 बिट डेटा भेजते हैं, भेजने के पहले वो पहले जो डेटा सेंड किया गया है उसके साथ में ऐड किया जाता है, ठीक है। और वो जो एडिशन आई हुई है उसको ट्रांसमीटर पे सेव किया जाता है। फिर नेक्स्ट वाला वर्ड भेजा जाएगा, तो नेक्स्ट वाला वर्ड जब भी भेजा जाएगा वो इस सम के साथ ऐड किया जाएगा, और जो फिर से फाइनल सम आएगी वो फिर से ट्रांसमीटर पे सेव किया जाएगा। इसका मतलब जो भी डेटा सेंड किया जाता है वो हर बार पहले वाले के साथ में ऐड किया जाता है, उसका सम हमेशा ट्रांसमीटर पे सेव किया जाता है। तो ट्रांसमीटर पे एक सम कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा पूरा डेटा सेंड हो जाएगा लास्टली ये सम भी ट्रांसमीटर से भेजा जाता है। इसके बाद में रिसीवर पे भी डेटा आएगा वहाँ पे, यानी जैसे हमने पहले वर्ड भेजा तो रिसीवर पे भी पहला वर्ड पहुँचता होगा, सेकेंड टाइम वर्ड भेजेंगे तो रिसीवर पे सेकेंड वर्ड पहुँचता होगा। तो रिसीवर भी सेम फंक्शन करता है, जो पहला वर्ड आता है उसको नेक्स्ट वाले वर्ड के साथ फिर से ऐड करता है, उसका सम करता है और उस सम को सेव करके रखता है। फिर तीसरा वाला वर्ड आता है उसको भी ऐड करता है, फिर से सम में ऐड करता है और सम को सेव करके रखता है। इस टाइप से रिसीवर पे भी एक सम मिलेगा और ट्रांसमीटर पे भी एक सम मिलेगा। अब जब ट्रांसमीटर ये वाला सम ट्रांसमीटर से भेज देता है रिसीवर तक, तो रिसीवर के पास में 2 सम हो जाते हैं, एक ट्रांसमीटर से आया हुआ और एक रिसीवर ने खुद किया हुआ। अब ये दोनों सम अगर सेम है तो रिसीवर को पता चल जाता है कि कहीं पे भी एरर नहीं हुई है और डेटा करेक्ट वे में आया है। लेकिन अगर
दोनों सम में कोई डिफरेंस है तो ये पता चल जाएगा कि आने वाला डेटा में कुछ ना कुछ तो एरर हुई है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि मैंने पहले 5 भेजा, उसके बाद में मैंने 3 भेजा, तो मेरा ट्रांसमीटर पे कितना सम रहेगा 8, और मैंने ट्रांसमीटर का 8 वाला जो सम है वो भी रिसीवर की तरफ भेज दिया। रिसीवर को सबसे पहले कौन सा डेटा मिलेगा 5, क्योंकि ट्रांसमीटर ने सबसे पहले उसके पास 5 भेजे, तो रिसीवर ने भी 5 लिया। उसके बाद ट्रांसमीटर 3 भेजेगा, तो रिसीवर ने फिर से 3 लिया और रिसीवर ने भी ऐड किया, तो रिसीवर के पास भी कितना सम हो जाएगा 8। अब ट्रांसमीटर जब ये 8 अपना सम भेजेगा तो रिसीवर पे 2 सम हो जाएंगे, एक खुद का किया हुआ 5 + 3 8, और एक ट्रांसमीटर ने भेजा हुआ 5 + 3 8। अब ये दोनों सम अगर सेम है, इसका मतलब कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर दोनों सम में कुछ डिफरेंस है, यानी 3 के जगह पे 4 डेटा चला गया, तो रिसीवर का सम कितना बन जाएगा 9, और ट्रांसमीटर कितना भेजेगा उसको 8, तो 8 और रिसीवर पे रहेगा 9। तो रिसीवर को तब पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो एरर हुई है, और वो फिर से डेटा को रिजेक्ट करता है और ट्रांसमीटर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि आने वाला डेटा गलत था, आप फिर से करेक्ट वाला डेटा भेजिए। इसको कहा जाता है कि रिसीवर एक रिक्वेस्ट कमांड भेजता है ट्रांसमीटर को टू रीसेंड द डेटा। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेप्स फॉर प्रोड्यूसिंग द चेकसम। ट्रांसमीटर वर्ड, add it to the previously transmitted word and sum is at the transmitter. Add next transmitted word to the sum and retain new sum. At the end of the block, transmit the final sum without considering the MSB carry. यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है कैरी का, कैरी जहाँ पे जनरेट होता है लास्ट सिग्निफिकेंट बिट का, वो कैरी को कंसिडर नहीं करना है और वैसे ही डेटा भेजना है। सो अभी हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि चेकसम मेथड से जो भी डेटा सेंड होता है एट द ट्रांसमीटर, उसका सम किया जाता है और फाइनली वो सम भी हम भेजते हैं रिसीवर पे, और रिसीवर भी पूरे डेटा को फिर से वर्ड बाय वर्ड ऐड करता है और उस सम को फिर से चेक करता है, और दोनों सम रिसीवर पे चेक की जाती है। अगर दोनों सम सेम हैं तो डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन दोनों सम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो रिसीवर वापस रिक्वेस्ट करता है ट्रांसमीटर को कि डेटा को वापस से भेजें। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चेकसम मेथड। तो चेकसम मेथड का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वो 8 बिट डेटा को ऐड करता है। इसका मतलब जो भी फाइनल एडिशन है वो 8 बिट एडिशन ही हमको लास्ट में मिलती है। इसका मतलब पूरा चेकसम मेथड जो है वो सिर्फ 8 बिट डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वजह से हमारे जो एरर फाइंडिंग या एरर डिटेक्टिंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 to the power 8 ये अगर हम करते हैं तो हमारा 256 होता है। इसका मतलब 1 से लेके 255, तो यहाँ पे हमारा जो एरर के चांसेस है एरर को डिटेक्ट करने के वो बढ़ जाते हैं। इतने चांसेस में हम, रैंडम चांसेस में हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या होता है। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कब यूज़ किया जाता है, जब बहुत सारा डेटा, लार्ज नंबर ऑफ बाइनरी डेटा जो होता है वो अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उसको रोज़ और कॉलम्स इनके थ्रू ही हम भेज सकते हैं, सो दैट बहुत सारा डेटा को हम एक साथ कंबाइन वे में भेज सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक का यूज़ तभी होता है जब बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा वी हैव टू ट्रांसमिट। ठीक है, इसके बाद में जो पैरिटी बिट्स है वो हर रो के लिए चेक की जाती है और हर कॉलम के लिए चेक की जाती है। तो हर रो के लिए जो पैरिटी चेक की जाती है उसको कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल रिडंडेंसी चेक, दैट इज़ LRC, और वर्टिकल रिडंडेंसी चेक ये हर कॉलम के लिए जो पैरिटी चेक की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, दैट इज़ VRC। तो LRC फॉर हॉरिजॉन्टल पैरिटी चेकिंग और VRC फॉर वर्टिकल पैरिटी चेकिंग। ये दोनों टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज़ है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एक वर्ड अगर मुझे कंप्यूटर ऐसा भेजना है
तो ठीक है, कंप्यूटर ये वर्ड डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर बाय यूजिंग दिस 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। और पैरिटी चेक का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों उसको हम ज़्यादा वैलिड मानते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और कोई भी लोकेशन पे अगर वहाँ पे एरर होती है तो इजीली वो एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक का एग्जाम्पल समझने के लिए हमें सबसे पहले आस्की कोड क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। आस्की कोड इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसी कोड सिस्टम बनाई गई है जिसमें कैपिटल ए को रिप्रेजेंट किया जाता है 65 से, कैपिटल बी को 66 से, और इस डायरेक्शन से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल जेड तक हमको डिजिट मिलता है 90। तो अभी अगर मुझे किसी भी ये 65 या 66 या 90 इसको अगर मुझे बाइनरी डेटा में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक सिस्टम यूज़ करनी है। तो उस सिस्टम का नाम है 1 2 4 8 16 32 64। ये ऑलरेडी हम DT सब्जेक्ट जो पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में डिजिटल टेक्निक, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि 1 यानी 2 to the power 0 यानी 1, 2 to the power 1 यानी 2, 2 to the power 2 यानी 4, 2 to the power 3 यानी 8, 2 to the power 4 यानी 16, 2 to the power 5 32 और 2 to the power 6 64। फिर इनको हमने नंबर दे दिए B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7। अब अगर मुझे C के लिए लिखना है, C का कोड क्या है 67, और 67 अगर मुझे लिखना है तो 64 में कितना ऐड करने के बाद 67 होते हैं, तो 64 प्लस 2 66 प्लस 1 67। तो इसका मतलब 64 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है और 1 की ज़रूरत है, और बाकी इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो उनको क्या लिखा जाएगा 0। तो 67 कैन बी रिटन एज 1 0 0 0 0 1 1। उसी टाइप से अगर मुझे P लिखना है, P यानी 80, तो 80 में कितना मिलाने के बाद 80 बनाने के लिए मुझे 64 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हमेशा एडिशन हाईएस्ट बिट से ही करना चाहिए। जैसे 64 में अगर मैंने 32 ऐड कर दिए तो 96 होते, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं जमेगा। 64 में अगर मैंने 16 ऐड किए तो मेरे 80 होते, इसका मतलब P कैन बी रिटन एज 64 और 16। तो 64 की ज़रूरत है और 16 की ज़रूरत है, बाकी किसी की भी ज़रूरत नहीं आ रही है ना। U अगर लिखना है मुझे, U का मतलब कितना है 85। अब 85 बनाना है तो ये 64 प्लस 16 यानी 80 होते, और उसमें 5 ऐड करने तो 5 यानी फिर से 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाते, यानी मुझे 64 की ज़रूरत है, 16 की ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है और 1 की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। इस टाइप से हम सभी लेटर्स के लिए बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक फॉर कंप्यूटर वर्ड, ये कंप्यूटर वर्ड मुझे ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो मुझे किस टाइप से करना पड़ेगा और उसकी पैरिटी कैसे चेक की जाती है कि वो करेक्ट वर्ड पहुंचा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कंप्यूटर वर्ड लिखा है COMPUTER, और कंप्यूटर के लिए जैसे C के लिए 67 लग रहे थे हमें, तो ये जो बिट्स है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 इनको मैंने इस डायरेक्शन में लिख दिया है, और 67 यानी 64 नंबर लग रहा है हमको, 2 लग रहा है और 1 लग रहा है, तो इस टाइप से उनका हर बाइनरी डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यानी आप चेक कर सकते हो कि P यानी 80 होता है, तो ये 64 और ये 16 80 है ना। तो इस टाइप से मैंने पूरा डेटा यहाँ पे लिख दिया है। अब LRC का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल चेक। अगर मुझे इवन पैरिटी वाला डेटा सेट करना है, कौन सी पैरिटी का डेटा सेट करना है, सपोज मुझे इवन पैरिटी वाला डेटा सेट करना है, तो अभी यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप हर हॉरिजॉन्टल यानी रोज में देखिए कि टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये यानी ऑड नंबर है, तो 5 है, लेकिन मुझे इवन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगी, एक एक्स्ट्रा 1, ताकि ये टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे देखिए B2 के लिए 1 2 3 यानी ये भी ऑड है, इसको इवन करना है तो यहाँ पे मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये भी ऑड है, इसको इवन करने के लिए 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप B4 में
1 2 ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो यहाँ पे मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट टोटल नंबर ऑफ वंस विल बी इवन। तो ये इवन पैरिटी वाला डेटा हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे फिर से मुझे 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 पूरे के पूरे ही 0 है, तो यहाँ पे मुझे इवन नंबर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो ऑड नंबर ऑफ 1 क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी इवन नंबर में है, तो यहाँ पे मुझे 0, यानी ये हो गए मेरे LRC बिट्स। LRC बिट्स किस लिए? ताकि मुझे हॉरिजॉन्टल रो की पैरिटी सेट करनी है, इवन पैरिटी। अब वर्टिकल कॉलम की पैरिटी अगर सेट करनी है तो उनको कहा जाता है VRC बिट, यानी ये वाली जो बिट रहेगी ये बिट डिपेंड करवाती है कि ये वाली पैरिटी कौन सी है। अगर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में सेट करना है, अभी देखिए 1 2 3, तो ये ऑड नंबर हो गया 3 यानी, लेकिन मुझे तो सेट करना है इवन पैरिटी, तो 3 को 4 करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा 1 लगेगा। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 लगेगा। 1 2 3 4, तो ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी मुझे 0 लगेगा। 1 2 3 4 ये इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे 0 लगेगा। 1 2 3, 3 ये ऑड है, लेकिन मुझे पैरिटी सेट करना है इवन, तो मुझे एक्स्ट्रा 1 लगाना पड़ेगा, सो दैट टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे अभी इवन। तो यहाँ पे 1 2 3 ये ऑड नंबर है, फिर से यहाँ पे एक 1 लगेगा। 1 2 3 फिर से ऑड है, यहाँ पे 1 लगेगा। अब ये पूरा और ये पूरा, इनको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 1 2 3 ये ऑड है, तो यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा 1 लगेगा इवन के लिए। क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? 1 2 3 4 5, तो ये 1 ऐड करने के बाद ये भी इवन पैरिटी हो गया। तो ये जो कॉलम की पैरिटी जो सेट करता है उसको VRC बिट्स कहते हैं, और रोज की पैरिटी जो सेट करता है उसको LRC बिट्स कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये डेटा जब हम रोज एंड कॉलम के थ्रू भेजते हैं, इसमें अगर कोई भी जगह पे कभी भी कहीं पे भी एरर आती है तो उसका VRC बिट्स और LRC बिट्स ये दोनों भी चेक किए जाते हैं, तो इजीली एरर पकड़ में आ जाती है कि कौन से जगह पे हर रो और हर कॉलम को चेक किया जाता है, तो इजीली पकड़ में आ जाता है कि कौन से जगह पे एरर हुई है। इसीलिए 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग और चेकसम मेथड ये दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड्स है, जो कि हम पावरफुल मेथड्स हैं, जो कि हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की टॉपिक पे हम समराइज़ कर सकते हैं कि हमने पैरिटी चेकिंग मेथड्स के क्या क्या ड्रॉबैक है वो देखें। इसके बाद में चेकसम मेथड्स को, कैसे चेकसम को जनरेट किया जाता है और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं। इसके बाद LRC और VRC के टेक्निक्स देखे हमने। LRC को कैसे जनरेट किया जाता है, VRC यानी वर्टिकल रिडंडेंसी चेक कैसे किया जाता है, और LRC VRC बिट्स को कैसे एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, thank you so much for watching this video, and in the next video, video number 8, we will continue our topic with cyclic redundancy check, that is CRC, the most appropriate method to detect the error. Thank you.